में देखते हो तो डर दिखता है सर, पीएम की आंख में डर दिखता है। Epstein case, sir, 3 million files. He has surrendered the future of 1.5 billion Indians. You have sold our mother, Bharat Mata. Do you have no shame? He has sold India because they are choking him. They've got a grip on his neck. आज तक कोई माई के लाल पैदा नहीं हुआ जो भारत को सेल कर सकता है, कोई खरीद सकता है। इसको कोई रूल मालूम नहीं है, पीछे से खड़े हो जाते हैं बिना मतलब का। सबसे मजबूत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी है, कोई हिला नहीं सकते। पहले तो अबोध बालक था, अब फ्रॉड बालक हो गया। पूरा सरेंडर है। नमस्कार, मैं शेखर त्रिवेदी। इस बार का बजट सत्र नए सियासी बवाल के रूप में जाना जाएगा। वैसे तो सभी सत्र हंगामेदार होते हैं, लेकिन इस बार के बजट में कुछ ऐसी चीजें जुड़ गई हैं जिसने एक लंबे समय तक चर्चा के लिए प्लेटफॉर्म तैयार कर दिया है। विपक्ष की तरफ से नेता प्रतिपक्ष के तौर पर अगुवाई कर रहे राहुल गांधी ने संसद के अंदर कुछ इस तरीके के बयान दिए जिस पर बीजेपी बहुत तीखा विरोध दर्ज करा रही है। एक तरफ इस बजट सत्र के दौरान भारत से अमेरिका के व्यापारिक रिश्तों में सुधार आया और भारतीय कारोबारियों को राहत मिलते हुए अमेरिकी टैरिफ कम होता हुआ दिखाई दिया, लेकिन दूसरी तरफ विपक्ष ने इस डील पर ही सवाल उठाने शुरू कर दिए। राहुल गांधी ने इस डील को भारत के खिलाफ करार दिया। राहुल गांधी का कहना है कि भारत के किसानों को कुचलने के लिए अमेरिका के खातिर हमारे बाजार खोल दिए गए। राहुल ने कहा कि यह अमेरिका कैसे तय कर सकता है कि भारत किससे तेल खरीदेगा, किससे नहीं खरीदेगा। राहुल ने संसद में बयान दिया कि हमारी भारत माता को बेच दिया गया। पीएम मोदी की गर्दन फंसी है। पीएम मोदी की आंखों में साफ तौर पर डर दिखाई दे रहा है, ऐसा राहुल गांधी ने कहा। राहुल गांधी ने देश के दिग्गज उद्योगपतियों से लेकर मोदी सरकार के मंत्रियों तक के नाम लेकर उन्हें एप्स्टीन फाइल से भी जोड़ दिया। राहुल गांधी ने बजट सत्र के दौरान पूर्व आर्मी चीफ जनरल नरवणे की अप्रकाशित किताब को लेकर भी कई दावे किए, जिसमें डोकलाम में चीन की घुसपैठ और उस पर सरकार के शीर्ष स्तर से कोई आदेश नहीं होने पर भ्रम की स्थिति का हवाला दिया गया। फिलहाल राहुल गांधी के बयानों पर बवाल मचा हुआ है। बारी जब पलटवार की आई तो बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने पहले तो एक के बाद एक कई किताबों को प्रस्तुत किया संसद के पटल पर। उन किताबों का हवाला देते हुए नेहरू से लेकर के राहुल गांधी तक जिस तरीके की स्थितियां बनी हैं, किसने कब किस सन में कहां क्या कहा, किसने जो किताब लिखी उसमें किस तरीके की बातें कहीं, ये सब कुछ संसद के पटल पर रखा गया। अब बीजेपी के सांसद निशिकांत दुबे ने ही राहुल गांधी के खिलाफ सब्सटेंटिव मोशन ला दिया है, जिसमें राहुल गांधी की सदस्यता समाप्त होने से लेकर भविष्य में चुनाव लड़ने पर प्रतिबंध जैसे कड़े कानूनों के तहत कार्रवाई हो सकती है। भाजपा ने राहुल गांधी के ऊपर अराजकता वाली राजनीति करने का आरोप लगाया, जिसमें स्पीकर के केबिन में हंगामे से लेकर संसद की कार्रवाई को बाधित करने के आरोप तक हैं। निशिकांत दुबे ने राहुल पर विदेशी ताकतों के इशारे पर काम करने का आरोप लगाया है। एक बार फिर से अमेरिकी उद्योगपति जॉर्ज सोरोस के साथ कांग्रेस के संबंध होने के आरोप लगे हैं। एक तरफ राहुल के वार हैं, दूसरी तरफ बीजेपी का पलटवार है। फिलहाल कुछ राजनीतिक बयान सुनते हैं और फिर इस मुद्दे पर चर्चा करते हैं। I'm saying that you have sold India. Are you not ashamed of selling India? Yes. Do you have no shame of selling India? You have sold our mother, Bharat Mata. Do you have no shame? He has sold India because they are choking him. They've got a grip on his neck. स्पीकर साहब, मैंने बोला जब चोक लगाते हैं दूसरे व्यक्ति की आंख में देखते हो तो डर दिखता है सर, पीएम की आंख में डर दिखता है। दिख रहा है सर, आंख में आंख नहीं मिला पाते हैं। इट इज अ ट्रेजेडी because it is a surrender not just of the Prime Minister,
He has surrendered the future of 1.5 billion Indians. And he has surrendered the future because he wants to protect the BJP's financial architecture, on which there is a case in the United States. कि मेरे पास डेटा है, मैंने कहा कि मैं ऑथेंटिकेट कर दूंगा. डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस फाइल्स हैं एप्स्टीन पे, हरदीप पुरी का नाम उसमें है, अनिल अंबानी का नाम उसमें है. अंबानी का केस अदानी का केस चल रहा है, उसमें समन्स आई हैं. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 18 महीने के लिए रिप्लाई नहीं दिया है. डायरेक्ट प्रेशर है प्राइम मिनिस्टर पे, वो सब जानते हैं. लोहिया जी तो कई दफा कहते थे उस दौर में कि भारत को कोई बेचने की साजिश कर रहा है, बेच रहा है. मेटाफर है. मेटाफर अगर आप नहीं समझते तो चिंता का विषय है. और जो कुछ उन्होंने कहा, एप्स्टीन फाइल सबने पढ़ी ना, आपने भी पढ़ी होगी, मैं जानता हूं, आपके हाउस में सब किसी ने पढ़ी होगी. क्या उसमें है? दुनिया में इस्तीफे हो रहे हैं, यहाँ पर्दा डाला जा रहा है. मैंने आज लोकसभा में जो है एक सब्सटेंसिव मोशन जो है मूव किया है राहुल गांधी जी के खिलाफ, कि वो देश को तोड़ने वाली साजिशों के साथ, सोरेस के साथ, सोरोस के साथ, यूएसएड के साथ, फोर्ड फाउंडेशन के साथ किस तरह से मिलकर देश को गुमराह कर रहे हैं, सेना के मनोबल को गिरा रहे हैं, और जितनी विरोधी शक्तियां हैं उनके साथ मिलकर भारत को टुकड़े टुकड़े कर देना चाहते हैं. उसके लिए मैंने एक सब्सटेंसिव मोशन जो है माननीय स्पीकर साहब को मूव किया है. बेफजूल आरोप लगाएंगे, बेबुनियाद शर्मीले आरोप लगाएंगे, जिससे सदन की गरिमा कम होती है और उनके विपक्ष की नेता की भी गरिमा कम होती है. स्पीकर साहब के चैम्बर में जाकर के गाली गलौज किया, बुरा भला कहा, फिर स्पीकर ने जो रूलिंग दिया उसको नहीं माना, और फिर राहुल गांधी जी कहते हैं कि किसी का परमिशन नहीं चाहिए उसको बोलने के लिए, वो मर्जी से बोलेंगे, रूल के बिना बोलेंगे. रिकॉर्ड में आप लोग चेक कर लीजिए. पहले तो अबोध बालक था, अब फ्रॉड बालक हो गया, खाली झूठ ही बोलता है. आज राहुल गांधी ने जितना सदन में बोले सब झूठ बोला. तो संसद में हंगामा लगातार जारी है. पक्ष अपनी तरफ से अपनी चीजों को लेकर के आगे बढ़ रहा है, तो विपक्ष अपनी तरफ से आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है. और खासतौर से कांग्रेस की तरफ से जिस तरीके से राहुल गांधी ने चीजों को सामने रखा है, उसके बाद जो गतिरोध उत्पन्न हुआ है वो थमने का नाम नहीं ले रहा है, बना हुआ है, निरंतर बना हुआ है. हमारे साथ इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए संजीत कुमार जी हैं, समाजवादी पार्टी से प्रवक्ता हैं. अमित जी हैं, भारतीय जनता पार्टी से प्रवक्ता हैं. मैं सबसे पहले आपसे ये माफ कीजिएगा, मेरे साथ इस समय यश भारती जी हैं जो समाजवादी पार्टी से हैं. मैं सबसे पहले यश भारती जी आपसे समझना चाहूंगा कि इस समय सदन में जो कुछ चल रहा है उसको लेकर के समाजवादी पार्टी किस तरह से देख रही है. सदन की गरिमा वास्तव में तार-तार हो रही है या समाजवादी पार्टी मानती है कि ऐसा हो रहा है ठीक है? जी देखिए, भाषाई राजनीति के लिए माननीय अखिलेश यादव जी हमेशा चिंतित रहे हैं. जिस तरीके की भाषा राजनीति में आ रही है वो ठीक नहीं है, और इस बात के लिए कई बार उन्होंने कहा. और हम देख रहे हैं सदन में भी जिस तरीके से मंत्री भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं, माइका लाल, और जो अन्य शब्दों का चयन हो रहा है, जो रोका टोकी सरकार की तरफ से हो रही है, तो विपक्ष तो प्रतिक्रिया दे रहा है. सवाल पूछना विपक्ष का काम है, जिम्मेदारी के साथ जवाब देना, संतुष्ट करना सरकार का काम है. लेकिन सरकार के पास जब जवाब नहीं है तो वो चीजों से गुमराह कर रहे हैं, चीजों को डाइवर्ट कर रहे हैं, बातों को कुतर्क के साथ में आगे बढ़ा रहे हैं, अमर्यादित शब्दों के साथ में बातें कर रहे हैं, निजी हमले कर रहे हैं. तो ये सब चीजें ठीक नहीं है. जो सवाल है, जब चीन के मसले पे बात आया, जब बेरोजगारी की बात आ रही है, जब पीडीए की बात आ रही है कि आखिर पीडीए की हिस्सेदारी भागीदारी है क्या और कितनी है, उसको सुनिश्चित होना चाहिए. तो समाजवादी पार्टी हमेशा सबकी बात करती है, सामाजिक न्याय की बात करती है, लेकिन जब सामाजिक न्याय व्यवस्था तार-तार होती जा रही है तो हम उसका सवाल उठा रहे हैं. और एकजुटता के साथ में पूरा सदन बात कर रहा है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी इनके जवाबों से क्यों भाग रही है, ये सबसे बड़ा सवाल है. और फिर सदन के मुखिया ओम बिरला जी भी कहीं ना कहीं पक्षपाती रवैया अपनाएं
तो उन पे भी सवाल उठ रहे हैं। हालांकि अब वो स्थिति ठीक है, माननीय अखिलेश यादव जी ने इस बात को कहा कि अब ठीक है, पहले बीच में चीजों को ठीक नहीं होने दिया जा रहा था, तो व्यवस्था अगर बिगाड़ी जाएगी तो व्यवस्था बिगड़ेगी, और खासतौर पे उनके द्वारा जो जिनके ऊपर जिम्मेदारियां बनाने की, तो व्यवस्था बन ही नहीं सकती। तो ओम बिरला साहब अगर ये कहें कि देश के प्रधानमंत्री को खतरा है और देश के चुने हुए सांसदों से खतरा है, तो फिर प्रधानमंत्री सुरक्षित रह कहां पाएंगे, फिर आम आदमी सुरक्षित रह कहां पाएगा? ये सबसे बड़ा सवाल इस बजट सत्र से निकल के आया, जो ओम बिरला जी ने लोगों को संदेश दिया है। आनंद अमी जी, आपसे समझना चाहेंगे कि समाजवादी पार्टी की तरफ से यह कहा जा रहा है कि हर क्रिया की प्रतिक्रिया होती है और यह जिम्मेदारी भी आपकी है कि सदन ठीक तरह से चले। सवाल स्पीकर पर भी है कि अगर प्रधानमंत्री सदन के भीतर चुने हुए सांसदों के बीच में सुरक्षित नहीं है तो फिर देश में कौन सुरक्षित है? शेखर जी, सवाल बड़े जायज हैं, लेकिन चूंकि अभी मित्र ने पीडीए की बात करके, तो मैं पीडीए से ही बात प्रारंभ करना चाहता हूं। जिस प्रकार से गरीबों के महानायक और पिछड़ा समाज के घर में जन्म लेने वाले गणनायक माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ एक एक्सीडेंटल और राजवंश के संस्कृति और प्रवृत्ति को आगे बढ़ाने वाले महंत श्री राहुल गांधी जी ने जो लोकसभा में अपना जो आचरण दिखाया है, ये देश और दुनिया के लोगों ने देखा है, पहली बात। दूसरी बात, आज ये मित्र कह रहे हैं कि लोकसभा में प्रश्नों की बात कर रहे हैं। आप ये बताइए शेखर जी, ये देश में पहली बार ऐसा हुआ कि राष्ट्रपति के अभिभाषण के बाद माननीय राहुल गांधी जी को उस पर चर्चा करनी थी, लेकिन उन्होंने चर्चा किसकी प्रारंभ की? उन्होंने नरवाने साहब की पुस्तक से प्रारंभ की। और कल लेखक और प्रकाशक दोनों ने यह कहा कि अभी तक पुस्तक की कोई भी अभी तक छपी नहीं है पुस्तक, और उसकी कैसे आ गया ये पता नहीं, दिल्ली पुलिस ने एफआईआर भी किया, जांच का विषय है। जब प्रकाशक और लेखक दोनों ये कह रहा है कि पुस्तक छपी नहीं है, तो माननीय राहुल गांधी जी वो पुस्तक लेके आए कहां से? पहली बात। दूसरी बात, राहुल गांधी जी को देखिए कि राहुल गांधी जी झूठ कैसे बोलते हैं। अभी आपने भी चर्चा किया कि नरवाने साहब डोकलाम के समय तो चीफ थे भी नहीं, वो चीफ गलवान के समय थे, लेकिन वो चर्चा लोकसभा में डोकलाम की कर रहे थे। तो राहुल गांधी जी जो गोल पोस्ट बार बार चेंज करते हैं, और आज इसी डील की बात को लेकर जिस तरीके से अमेरिका के साथ समझौते हुए 9 तारीख को एक ड्राफ्ट आता है और कल 11 तारीख को जो अमेरिका और भारत का संयुक्त ड्राफ्ट आता है, उसमें हमने सदन से लेके बाहर तक हमारे मंत्री और तमाम हम बीजेपी के प्रवक्ता लोगों, देश की जनता को यह कहते रहे कि इस देश का किसान भगवान का स्वरूप है, किसानों के साथ हम कोई समझौता नहीं करेंगे, किसान हमारी प्राथमिकता में है। और आज जब डील क्लियर हो गया, उसमें यह साबित हो चुका है कि देश के किसानों के साथ हम किसी तरह का कोई समझौता उनके साथ नहीं कर रहे। और ड्राफ्ट आने के बाद आज राहुल गांधी जी को और पूरी विपक्ष को देश के 140 करोड़ एमएसएमई के लोगों से, किसानों से, हमारे तमाम ऐसे लोगों से जिनके प्रति ये बातें कर रहे थे, चाहे वो विश्वकर्मा के लोग हो, उनसे माफी मांगने की जरूरत है। तीसरी बात, आज राहुल गांधी जी ने जिस तरीके से आचरण किया लोकसभा में, आज वो राहुल गांधी जी को देश के लोकतंत्र पे विश्वास नहीं, राहुल गांधी जी को लोकसभा के स्पीकर पे विश्वास नहीं, राहुल गांधी जी को संवैधानिक संस्थाओं पे विश्वास नहीं, राहुल गांधी जी को देश के प्रधानमंत्री पे विश्वास नहीं। राहुल गांधी जी विरोध करते करते देश का विरोध करने लगे। और आज अंतिम समय में आप जैसे लोग, जो देश का चौथा स्तंभ है, पत्रकार, उनके ऊपर भी आज उन्होंने जिस तरीके से प्रश्नों का बौछार किया और जो बातें कही, वो लोकतंत्र में कहीं भी ऐसी बातों की जगह नहीं है। तो ये राहुल गांधी जी को तय करना होगा कि आप गोल पोस्ट बार बार जो चेंज कर रहे हैं, आप आइए, आप सदन जब चलता है तो सदन तमाम 140 करोड़ लोगों की उन बातों को लेकर सदन चल रहा है जो कि उनकी असुविधाओं को लेकर, उनके तमाम संसाधनों को लेकर चर्चा होनी चाहिए। लेकिन राहुल गांधी जी को तो विरोध करना है सिर्फ और सिर्फ माननीय मोदी जी का। तो राहुल गांधी जी ये तय कर ले कि आपको देश का विरोध करना है या माननीय मोदी जी का विरोध करना है। जी शेखर जी। ठीक है, हमारे साथ संजीत कुमार जी भी जुड़ गए हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। संजीत जी, बहुत स्वागत है आपको। मेरी आवाज मिल रही है? जी मुझे आ रही है, आपको आवाज आ रही है? हाँ जी, हाँ जी, आपकी आवाज आ रही है। मैं अब आपसे समझना चाहूंगा कि जिस तरीके से कांग्रेस ने गतिरोध एक उत्पन्न किया, ऐसा बीजेपी का कहना है कि राहुल गांधी जी ने नियमों के हवाले से विपरीत जाकर के सदन में बजट पर जब भाषण देना शुरू किया, तो उसके बाद से एक ऐसी स्थिति बनी है जिसमें न सिर्फ
भाषाई असंतुलन नजर आता है, बल्कि जो सदन की गरिमा है उस पर भी लगातार हमला हो रहा है। क्या कांग्रेस इस बात से इत्तेफाक रखती है कि कुछ जिम्मेदारी उसकी भी है, या यह मान लिया जाए कि चूंकि बीजेपी की सरकार है तो सदन में गतिरोध आपकी तरफ से रहेगा, चलाने की जिम्मेदारी बीजेपी की? पहले तो सभी साथियों को नमस्कार। आज ये साबित हो गया शेखर जी कि ना सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता अपने नेता की तरह जो मूल सामयिक मुद्दे हैं उन मुद्दों से अलग हट करके बात करनी है, ये उन्होंने आज साबित कर दिया। आज जिस प्रकार से अमेरिकी ट्रेड डील की गई है और जिस प्रकार से देश हित में वो ट्रेड डील नहीं है, मैं समझता हूं भारतीय जनता पार्टी के साथी कार्यकर्ताओं को अपने नेताओं से अलग हट करके उनको बात करनी चाहिए, लेकिन उन्होंने नहीं किया। जिस प्रकार से आपको मैं बताऊं कि ट्रेड डेफिसिट जहां भारत के पक्ष में था, जहां अमेरिका से हम ज्यादा माल निर्यात किया करते थे, आज हमारे पास इस ट्रेड डील के अंदर हमारे पास बाउंडेशन है, टेक्निकल बाउंडेशन है कि अगले 5 वर्षों में हम 5 गुना माल उनसे खरीदेंगे, यानी प्रत्येक वर्ष 9 लाख करोड़ रुपए का हमें माल खरीदना हमारे लिए मैंडेटरी प्रोविजन है। एक बात। दूसरी बात, ट्रेड जब थी तो हमारे ऊपर टैरिफ कितनी थी? मात्र हमारे ऊपर टैरिफ जो थी हमने ज्यादा, खासतौर से विदेशी अमेरिकी कारों और खासतौर से अमेरिकी वाइन, अमेरिकी अन्य उत्पादों के ऊपर हम लगभग काफी उनके ऊपर टैरिफ लगाया करते थे। आज स्थिति यह है कि हम टैरिफ को हमने 0% कर दिया है। एक बात। अब दूसरी तरफ भारत के उत्पादों के ऊपर टैरिफ जो लगेगी वो 18% लगेगी, यानी 50% से घटाकर अमेरिका ने 18%। साथ ही साथ शेखर जी आपके सामने स्पष्ट करना चाहूंगा कि ये जो घोषणा है स्वयं अमेरिकी राष्ट्रपति ने किया। आज देखा गया है, स्वयं आदरणीय राहुल जी ने साफ साफ शब्दों में कहा है कि बार बार ऐसा क्या कारण है कि ऑपरेशन सिंदूर में उस स्थगन की सूचना अमेरिकी राष्ट्रपति देते हैं, उसके बाद अगले तमाम सूचना अमेरिकी राष्ट्रपति अमेरिका के माध्यम से आता है, भारत उस पर चुपचाप प्रतिक्रिया बाद में देने के लिए इसे स्वीकार करेंगे या अस्वीकार करेंगे, इसके ऊपर ऐसी स्थिति बनी रहती है। मैं समझता हूं इस प्रकार का पंगु नेतृत्व भारत ने आज तक कभी दुनिया के अंदर भारत ने नहीं देखा। भारत जब इसके हाथ में कुछ भी नहीं था, हमने सुई तक नहीं बनाते थे, तब पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के नेतृत्व में जिस प्रकार से विश्व के अंदर लगभग 103 देशों का नेतृत्व निरपेक्ष आंदोलन के रूप में किया, तो उसका ये अपने आप में एक उदाहरण है। दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति यह है, आदरणीय राहुल जी ने जो सदन में कहा तब उसका प्रत्युत्तर देने के बजाय कि अफसीन फाइल के अंदर स्वयं हरदीप पुरी जी ने माना और स्वयं माना कि हाँ मेरा एफसी उसके साथ मुलाकात हुई है 3-4 दफा, ये स्वयं माना, मैं नहीं कह रहा हूं, राहुल जी नहीं कह रहे हैं। और कल जब जगदम्बिका पाल जी स्वयं जो पीठासीन अधिकारी थे, स्वयं राहुल जी से जब प्रश्न किया, उन्होंने कहा कि हाँ मैं इसको ऑथेंटिकेट करने के लिए तैयार हूं। स्वयं किरण रिजिजू जी ने कहा कि आप ऑथेंटिकेट करिए, राहुल जी ने कहा कि मैं करने को तैयार हूं। तो मैं आमंत्रित करता हूं भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व को, कृपया करके राहुल जी ने जो सदन में बातें कही है उसको ऑथेंटिकेट करने के लिए तैयार है, आप सदन को कहिए कि उसे ऑथेंटिकेट करे। एक बात, मैं आज इस दुनिया के सामने जिस प्रकार भारत की स्थिति को डाउन करने का प्रयास वर्तमान नेतृत्व के माध्यम से किया गया, और साथ ही साथ आज लोकतंत्र को कौन कमजोर कर रहा है। आदरणीय बिरला जी ने कहा कि देश की सदन के अंदर प्रधानमंत्री को खतरा है, दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। मैं आपके सामने शेखर जी कितनी बातें बताऊं, जब जब ये तथाकथित राष्ट्रवादियों की चर्चा दिन भर राष्ट्र 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 चिल्लाते रहेंगे, लेकिन जब जब राष्ट्र के लिए कुछ करने की बात आती है तो पीठ दिखा करके निकल जाते हैं। ये चाहे सन 2000 के अंदर कंधार कांड हो, पीठ दिखाया, ऑपरेशन सिंदूर का मामला हो, पीठ दिखाकर चले गए। आज अमेरिका के सामने भारत को कमजोर स्थिति में ला करके खड़ा कर दिया। मैं समझता हूं यह हमारे लिए अपने आप में दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है।
अब मेरा सवाल सुन लीजिए संजीत जी, आपने जो मैंने सवाल रखा था उससे आगे बढ़ करके बहुत सारी चीजें बताई। मैं वापस अपने सवाल पर आता हूं। संसद में जो गतिरोध है, बीजेपी का कहना है कि उसके सूत्रधार हैं राहुल गांधी। आपकी नजर में राहुल गांधी ने, चूंकि बीजेपी आरोप लगा रही है, तो राहुल गांधी ने क्या क्या किया है सदन में, आप उसका एक ब्यौरा रख देंगे तो फिर मैं बीजेपी के प्रवक्ता से उस चीज को समझने में मुझे आसानी होगी कि जो जो राहुल गांधी ने कहना चाहा या करना चाहा या जो किया, उसकी वजह से गतिरोध नहीं उत्पन्न होना चाहिए था। मुझे केवल आप इतना बता दें कि जो जो उनकी गतिविधियां थीं बजट पेश होने के बाद से, वो क्या क्या थीं। पहली बात, आदरणीय राहुल गांधी विपक्ष के नेता हैं, एक बात। और दूसरी बात, उन्होंने देश की सदन के अंदर तमाम वो मुद्दे जो ज्वलंत मुद्दे थे, उन मुद्दों को उठाने का प्रयास किया। ठीक है, अब ठीक है, ज्वलंत मुद्दों में बात किस पे हो रही थी? संसद, मैं यही जानना चाह रहा हूं, जो आरोप लग रहे हैं उनका कहना यह, किरण रिजिजू उनका कहना यह है संसदीय कार्य मंत्री का, कि वो कह रहे हैं कि मुझे बात बोलने के लिए किसी की परमिशन नहीं चाहिए। तो राहुल भाई, सदन तो अभी तक तो नियम के हवाले से ही चलता रहा 2026 के पिछले सत्र तक। अब ओम बिरला जी की बात नहीं माननी है, ये तो नई चीज आई है सामने। तो क्या ऐसा है कि राहुल गांधी जी जब, हाँ मैं इसीलिए कह रहा हूं कि आप एक एक पॉइंट को क्लियर करते चलें। देखिए, देश की सदन के अंदर नियमों का हवाला केवल विपक्ष के नेताओं के लिए दिया जाता है। अगर देश की सदन के अंदर बुक्स को रेफर करना, स्वयं अमित शाह, स्वयं आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने कई बार कौन सी बुक को रेफर किया है। ठीक है, अब आइए मैं पूछता हूं, राहुल गांधी जी ने कौन सी किताब को रेफर किया है, आप ये बता दें, हम भी खरीद करके पढ़ना चाहते हैं। वो बुक कहां पे मिल रही है? बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो राहुल गांधी जी ने नरवणे जी की किताब, जो स्वयं आज की तारीख में, ये मैटर ऑन रिकॉर्ड है, ये मैटर ऑन रिकॉर्ड है। ठीक है, भारतीय जनता पार्टी की लीडरशिप के हाथ में आज दिल्ली पुलिस है, ठीक है, उनके पास अख्तियार है, राहुल जी के खिलाफ वो FIR दर्ज करा सकते हैं, लेकिन वो मैटर ऑन रिकॉर्ड है। आज आप भी नरवणे जी की किताबों को आराम से पढ़ सकते हैं। उन्होंने स्वयं राहुल जी ने अपनी किताब में छापी है। आप बताएं ना, मैं यही कह रहा हूं, मैं आ रहा हूं आनंद जी, मैं आ रहा हूं आपके पास। वो किताब मैं कौन सी दुकान पे खरीदूं? अगर वो प्रकाशित हो गई है तो कहां मिल रही है? आप मुझे एड्रेस दे दें। जरूर 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 शेखर जी, आप इस शो के बाद मैं जरूर उस किताब को आपको शो में और एड्रेस में आपको भेज दूंगा। नहीं, शो में बताइए। 140 करोड़ जनता भी उसको पढ़ना चाहती। ना सुनिए, मैं नहीं, यहां ओम बिरला नहीं, शेखर त्रिवेदी हैं साहब। एक मिनट देखिए, बात फंसे। देखिए, मैं ओम बिरला साहब नहीं हूं, मैं शेखर त्रिवेदी हूं। मेरी चर्चा है यहां, वार्ता ही शेखर वार्ता ही है इसका नाम। मैं आपसे विनम्रता से जानना चाहता हूं, 140 करोड़ लोग इस देश के वो किताब पढ़ना चाहते हैं, खरीद करके पढ़ना चाहते हैं। आप केवल उस दुकान का एड्रेस इस चर्चित शो में बता दें ताकि लोग जाकर के खरीदें। आप मुझे पर्सनल भेजेंगे, उससे मुझे कोई फायदा नहीं है। ये चर्चा इसीलिए कर रहा हूं। निश्चित रूप से मुझे थोड़े से, मेरी बात सुनिए, मुझे थोड़ा वक्त दे दे, मैं निश्चित रूप से वो आपको बताऊंगा। ठीक है, मैं आपके बाकी सवालों का जवाब लेकर के अनंत जी के पास से लौट रहा हूं। मैं जब अगली बार आऊंगा तो आप मुझे एड्रेस दीजिए कि मैं कौन सी दुकान से उस किताब को खरीदूं। आनंद जी, इस सवाल को छोड़ करके किताब के एड्रेस वाले आप बाकी चीजों का रिप्लाई कीजिए। शेखर जी, इन्होंने कहा संजीत जी ने कि देश की अर्थव्यवस्था, संजीत जी से मैं पूछना चाहता हूं, देश आजाद 1947 में हुआ, तो दुनिया में भारत की अर्थव्यवस्था कितने नंबर पर थी? शायद इनको पता नहीं होगा, लेकिन मैं बता देता हूं, भारत की अर्थव्यवस्था 6ठे नंबर पर थी। 4 से 14, पहले की बात मैं नहीं कर रहा हूं, 2004 से लेकर 14 तक में भारत की अर्थव्यवस्था कितने नंबर पर थी? 11 नंबर से शुरू होती है, 4 से 14 तक में 11वें नंबर पे रहती है। आज भारत की अर्थव्यवस्था कितने नंबर पे है? 4थे नंबर पे। हम 3रे नंबर पे जाने के लिए हम बिल्कुल उनके दरवाजे पे खड़े हैं। पहली बात, अर्थव्यवस्था की बात कर रहे हैं, हमने अर्थव्यवस्था की बात की, आप डील की बात कर रहे हैं। उस डील में बार बार हम सदन के अंदर भी कहते रहे, माननीय मंत्री जी ने कहा, पीयूष गोयल जी ने कहा, कृषि मंत्री जी ने कहा कि हम किसानों के साथ कोई दुर्व्यवहार नहीं करेंगे, किसान हमारे भगवान है। और आज जो डील का जो ड्राफ्ट आया है, उस ड्राफ्ट को पढ़ने के बाद भी ये आप लोग को पता चल गया होगा कि इस देश के किसानों के साथ भारतीय जनता पार्टी है, थी और रहेगी। पहली बात। दूसरी बात, आज शेखर जी, आपने भी शायद वो वीडियो देखा होगा, पूरी देश में वो वायरल हो रहा है। लोकसभा
स्पीकर के कमरे के अंदर देश के विपक्ष के नेता माननीय राहुल गांधी जी ने जिन शब्दों का प्रयोग किया है, मैं राष्ट्रीय चैनल पे उन शब्दों का प्रयोग नहीं कर सकता हूं। वो असंसदीय भाषा का जिस तरीके से प्रयोग किया गया, इस लोकतंत्र में आजादी के बाद ऐसे शब्दों का प्रयोग लोकसभा के अंदर में कभी नहीं किया गया। लेकिन कांग्रेस के मित्र क्या उस पे कहेंगे क्या? हम तो कह रहे साहब कि आप आइए, आप सदन के पीठ पे बैठे हुए व्यक्ति कल जिस तरीके से ये लोकसभा स्पीकर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाए हैं, उसके बाद पीठ पर जब जगदंबिका पाल सिंह जी बैठे हुए थे, वरिष्ठ सांसद, तो उनके साथ माननीय राहुल गांधी जी का जो व्यवहार था वो भी देश की दुनिया ने, देश के लोगों ने देखा है। तो इस पे राहुल गांधी जी को, ये राहुल गांधी जी देश के सम्मानित नेता है, देश के एलओपी है, ठीक है, सम्मानित है, सम्मानित रहेंगे। लेकिन आता हूं, मुझे यश जी के पास जाना है। आता हूं आनंद जी, आता हूं आपके पास। यश जी, दो चीजों को मैं आपसे समझना चाहूंगा, आप अपनी बात रखते हुए उन चीजों का भी जवाब दे दें कि एक तो ये कि चूंकि भाषाई संतुलन की बात केवल अखिलेश यादव ही नहीं, हमने देखा है वो दौर भी जब नेताजी सदन में खड़े होते थे और इधर अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण आडवाणी होते थे, एक बड़ा सम्मानजनक संवाद होता था, चंद्रशेखर हुआ करते थे। मतलब कई ऐसे हमने पीढ़ियों के नेताओं को देखा है जिनके संवाद आज भी दिलचस्पी पैदा करते हैं कि अरे हमारी संसद में ये नेता किस तरीके से बोल रहे हैं। जिस तरीके की स्थिति लोकसभा स्पीकर के कमरे में बनी, या फिर जिस तरीके से वेल में आकर के और उसके बाद प्रधानमंत्री की कुर्सी की तरफ महिला सांसदों का बढ़ना, यह प्रत्यक्षम किम प्रमाणम वाली स्थिति है। क्या समाजवादी पार्टी जो परिपाटी नेताजी के जमाने से चली आ रही है, उसे देखते हुए इसको उचित मानती है? चीजें हैं, भारतीय जनता पार्टी संसद को इवेंट में एक जगह बनाने चाहती है, जबकि संसद जो है वो एक चर्चा का केंद्र है। वहां चर्चा होती है, लोगों की चर्चा होती है, आम जनता की चर्चा होती है, देश की सुरक्षा की चर्चा होती है, अन्य विषयों पे चर्चा होती है। लेकिन वहां चर्चा नहीं हो पा रही, तो इसका दोष कौन लेगा? दूसरी बात, आपने जो बात कही कि महिला सांसद, क्या महिला सांसद अपराधी हैं? हमला करने जा रही थी? क्या सवाल पूछना, विरोध करना सदन में आपराधिक कृत्य हो गया है? हमलावर होना कहलाएगा जाएगा कि शारीरिक रूप से किसी पे हमला किया जा रहा है? ये तो राजनीतिक हमला होता है, और आज से नहीं हो रहा। जो आपने पूर्व के उदाहरण दिए, चाहे चंद्रशेखर जी मुख्य प्रधानमंत्री रहे हो, चौधरी चरण सिंह जी रहे हो, अटल बिहारी वाजपेयी जी रहे हो, नेहरू जी रही हो, इंदिरा गांधी जी रहे हो, राजीव गांधी जी रहे हो, देवगौड़ा जी रहे हो, इंद्र कुमार गुजराल जी रहे हो, जो जो प्रधानमंत्री रहे, उन सबके समय में विपक्ष ने विरोध किया है, या अपने ही दल के लोगों ने अगर किसी चीज पर सहमति रखी तो सदन में चर्चा हुई है उसमें। लेकिन अगर आज चर्चा से भाग रहे और ये कहना कि महिला सांसद हमला करने जा रही थी, असल में महिलाओं का अपमान कर रहे हैं। थोड़ा सा एक सेकंड, महिला सांसदों को याद दिला दूं, ये अधिकार छीनना चाहते हैं कि वो अपना विरोध ना दर्ज करें। नहीं, विरोध हो, बिल्कुल हो, एक बड़ा प्रश्न दो है। चीजें हैं। मैं इस जगह पे आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहूंगा। एक ध्यान आकर्षण का मेरा भी सुझाव है, जरा सुन लें उसको। आप मेरा ध्यान आकर्षित कीजिएगा। हाँ, मेरी बात पूरी हो जाने दीजिए। भारतीय जनता पार्टी लगातार पूर्व के सारे प्रधानमंत्रियों का अपमान करती है, चाहे वो अटल बिहारी वाजपेयी जी क्यों नहीं रहे हो, या और भी जितने प्रधानमंत्री रहे, ये कहते हुए कि सबसे ताकतवर अगर कोई प्रधानमंत्री है तो वो नरेंद्र मोदी जी हैं। ये तुलना और ये प्रतिक्रिया देना, ये इतना अपमान करता है हमारे पूर्वजों का, जिन्होंने देश को आगे बढ़ाया, जिन्होंने चुनौतियों को स्वीकार किया, बड़ी बड़ी कठिन परिस्थितियों से देश को बाहर निकाला, और आज ये कहना कि मोदी जी ताकतवर हैं, बाकी सब कमजोर रहे हैं, तो ये अपने नेताओं का भी अपमान करते हैं और पूर्व के सारे प्रधानमंत्रियों का अपमान करते हैं, जो बहुत ही शर्मसार करता है देश को। ठीक है, इसका जवाब मैं ले लूंगा अभी आनंद अमित जी से। लेकिन एक चीज जो आपने कही, देखिए सदन में हमारे यहां स्पीकर और विधानसभा अध्यक्षों के कई कॉन्फ्रेंस भी हुई हैं बीते कुछ वर्षों में, आपने भी उस पर गौर किया होगा, जिसमें यह बात, चाहे वो किसी भी राज्य का विधानसभा अध्यक्ष हो या जो लोकसभा के स्पीकर और सभापति हमारे उसमें मुख्य अतिथि के रूप में आते रहे, अलग अलग जगहों पर जो कॉन्फ्रेंस हुई, उसमें तय किया गया कि भाई वेल में आना बंद हो विधायकों का, सांसदों का, क्योंकि इससे कार्रवाई बाधित होती है। दूसरा, उत्तर प्रदेश, हम एक ऐसे राज्य से अपने मतलब उसका अतीत इस तरीके का है जो देख चुके हैं, जहां पर सदन के भीतर जिस तरीके से
माइक निकाल निकाल करके फेंके गए, मारे गए, वो घटना अपने आप में जितनी विकृत करने वाली है सदन की गरिमा को, उससे बड़ा दूसरा उदाहरण मिलता नहीं है। और वो पहली बार उत्तर प्रदेश में ही हुआ। उत्तर प्रदेश से ही राहुल गांधी भी सांसद हैं, उत्तर प्रदेश से ही प्रधानमंत्री भी सांसद हैं, और उत्तर प्रदेश में इस तरीके की घटना हो चुकी है, तो क्या पता किसने कौन सा ज्ञान कहां से लिया हो। तो इसलिए यश जी, जिस तरीके की स्थिति थी, माननीय प्रधानमंत्री किसी भी पार्टी के हों, लेकिन अगर कोई अप्रिय घटना उनके साथ हो जाती तो शायद लोकसभा स्पीकर के ऊपर ही बात जाती कि उन्होंने क्या अंदाजा लगाया। बोलें आप। मैं जवाब दे दूं शेखर जी। शेखर जी, हमने भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को देखा नोट के बदले वोट और नोट के बदले सवाल पूछते हुए, और नोट की गड्डियां सदन के अंदर लहराते हुए। ये भी हमने लोकसभा में देखा है। आप उत्तर प्रदेश की बात करें, हम लोकसभा की बात कर रहे हैं। हमने यही देखा कि देश की रक्षा सौदे में दलाली करते हुए भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष राष्ट्रीय कार्यालय में दलाली लेते पकड़ा गया है। 5वां राष्ट्रीय अध्यक्ष, उसको सजा भी हुई है। और भारतीय जनता पार्टी ने इस निम्न स्तर तक बचाने की कोशिश करी है कि उस दलाली को पार्टी का चंदा दिखाया जाए, उसको क्या दिखाया जाए, इस योजना तक पे काम किया गया भारतीय जनता पार्टी में। तो देश की दलाली करने में, देश के सौदा करने में भारतीय जनता पार्टी का पुराना इतिहास है। सवाल पूछने में जो इनके सांसदों ठीक का है, अब इसका जवाब ले लेते हैं, वरना समय कम पड़ेगा फिर। आप ठीक है, उत्तर प्रदेश से उसकी तुलना करके और लोकसभा की बात करें, चुने हुए सांसद हैं, गंभीर होते हैं, किसी की 5 विधानसभा, किसी की 8 विधानसभा क्षेत्र में आती है, बड़े परिपक्व होते हैं और पार्टी का प्रतिनिधित्व करते हैं, और वहां जनता देख रही है। पहले का दौर अलग था, पिछली गतिविधियों से अगर हम सीखेंगे नहीं, देखिए जब अच्छा हम नहीं सीख पाए, नेताजी के दौर से, चंद्रशेखर जी के दौर से, अटल जी के दौर से, अर्जुन सिंह के दौर से अगर हम नहीं सीख पाए, तो फिर हम पुरानी घटनाओं को अगर याद नहीं रखेंगे तो फिर निश्चित रूप से आप यकीन मानिए यश जी, आप पॉलिटिकल डिबेट कर सकते हैं, लेकिन बतौर पत्रकार मुझे इस बात का खतरा, अंदेशा रहेगा। आनंद जी, आप जवाब दीजिए। ठीक है, क्या शेखर जी आपको ऐसा लगता है कि महिला सांसदों से देश के प्रधानमंत्री को सदन के अंदर खतरा था? क्या आपको ऐसा लगता मेरे लगने ना लगने से नहीं है। ओम बिरला जी संवैधानिक पद पर बैठे हैं, अगर उनको लगा तो मैं उस चीज को कोट करूंगा। इसका जवाब अनंत अमित जी से लेते हैं। ठीक है, मैं आता हूं मैडम। आनंद जी, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आपको लगता है ऐसा? मेरे लगने ना लगने से उतनी बड़ी फर्क नहीं पड़ता, लेकिन लोकसभा स्पीकर नहीं। क्यों नहीं? मैं आपसे जैसे आप हमसे लोकसभा स्पीकर, मैं जानना चाह रहा हूँ, निवेदन पूर्वक, आग्रह पूर्वक, क्या आपको ऐसा लगता है कि महिला सांसदों से देश के प्रधानमंत्री को सदन के अंदर खतरा है? तो यश भारती जी, मैं आपको इस चीज का उदाहरण देकर के बताने का चेष्टा कर सकता हूं कि मैंने उत्तर प्रदेश की विधानसभा में जो दृश्य देखा है, उसके बाद इस तरीके की अप्रिय घटना किसी भी सदन के अंदर अगर होती है तो मुझे आश्चर्य इसलिए नहीं होगा कि जितनी भी आप अगर नियत बन गई है तो उसके बाद कुछ भी हो सकता है। मैं चाहे वो माननीय सांसद हो चाहे विधायक हो, हमारे लोकसभा के स्पीकर ने अगर फैसला लिया तो उसको मैं कंडेम नहीं कर सकता। मैं इस बात से मुतमईन हूं कि अप्रिय स्थिति बन सकती थी, क्योंकि मैंने अपने इन्हीं आंखों से उत्तर प्रदेश के अंदर विधानसभा के भीतर एक दृश्य देखा है। अब अनंत अमित जी, आपका समय है, आप अपनी बात पूरी करें। आता हूं मैं, आता हूं यश जी। आनंद जी, हमने राजीव गांधी जी की हत्या देखी, इंदिरा गांधी जी की हत्या, मैं आता हूं, उस पे आऊंगा, वो चर्चा का विषय नहीं है अभी। उन उदाहरणों से मैं ओम बिरला जी का अभिनंदन करता हूं। मुख्यमंत्रियों के कांच के ग्लास में बंद कर दे। आता हूं मैं, आपकी बात का जवाब दूंगा, लेकिन एक जगह पे नहीं रुकेंगे ना हम। आनंद जी का जवाब आ जाने दीजिए, फिर मैं जो अभी जाना है वो संजीव जी एड्रेस लेके आ रहे हैं। आनंद जी, शेखर जी, हम सर्वप्रथम तो देश के लोकसभा के स्पीकर माननीय श्री ओम बिरला जी का अभिनंदन करना चाहते हैं कि उन्होंने एक बहुत बड़ी घटना घटने से इस देश के लोकतंत्र की बदनामी होने से बचाने का काम किया। पहली बात, अभी हमारे सपा के मित्र कह रहे थे कि पुराने देश के प्रधानमंत्रियों की बात कर रहे थे, तो ये इनकी राजनीति, सपा की राजनीति जो प्रारंभ हुई थी वो कांग्रेस के खिलाफ हुई थी, 74 के आंदोलन के खिलाफ, और उन्हीं के गोद में जाकर आज सपा जिस तरीके से बैठ के लोकतंत्र की धज्जियां उड़ा रहा है, देश की जनता भी देख रही। दूसरी बात, आपने प्रधानमंत्रियों की बात की, आप कभी आपके युवराज, देश के युवराज राहुल गांधी से पूछे कि इसी देश के प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव साहब भी थे, जो कि 5 वर्ष कांग्रेस के प्रधानमंत्री थे, उनके मर जाने के बाद उनके बॉडी को कांग्रेस कार्यालय में तक छोड़ दीजिए,
इस दिल्ली में उनको इस जगह तक देने का काम नहीं किया। इसी कांग्रेस ने कहा। आपने कभी उस पर प्रश्न उठाया? नहीं। आपके उत्तर प्रदेश में एक बहन मायावती के ऊपर जिस समय नेताजी के कार्यकाल में जो घटना घटा, एक दलित महिला दलित बेटी के ऊपर, यह भी देश के लोगों ने देखा है। और उसी उत्तर प्रदेश की चर्चा शेखर जी कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश को, विधानसभा को लहूलुहान होते हुए पूरे लोकतंत्र के लोगों ने देखा और देश दुनिया ने देखा। वो शर्मसार होने वाला चीज था, ये आप ही के शासनकाल में हुआ। तो इन तमाम मुद्दों पे अगर बात करेंगे तो आपके पास जवाब नहीं होगा। आप तर्क से बात करिए, कुतर्क का कोई जवाब नहीं होता है। हम तो चाह रहे हैं कि लोकसभा चले। लोकसभा में जैसा आप कह रहे हैं, हम भी ये चाहते हैं कि दूर दराज के लोगों की समस्याओं की चर्चा होनी चाहिए, बजट की चर्चा होनी चाहिए, अच्छे बुरे की चर्चा होनी चाहिए, देश कैसे विकास करेगा उसकी चर्चा होनी चाहिए। लेकिन आज एक दूसरे के विरोध, देखिए, हम तो ये भी कहना चाहते हैं, अखिलेश जी भी प्रधानमंत्री से मिलते हैं, हमें अच्छा लगता है जब वो मिलते हैं तो एक राजनेता के तौर पे मिलते हैं। ममता ममता दीदी, दीदी जब आपने मिलती बहुत है, सारे सवालों का राजनेता जवाब के दे तौर दिया पे है। मिलती अब मैं एक सवाल आपके सामने रख रहा हूं, फिर मुझे अगले, अभी संजीव जी देखिए एड्रेस वगैरह लेकर के आ गए, मुझे लग रहा है बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रहा हूं मैं उनके पास जाने का। एक सवाल मुझे जल्दी से आप जवाब दे दीजिए। ऐसा है कि आप, यानी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, मैं अपने घर में आराम से सोऊंगा, यश भारती जी अपने घर में आराम से सोएंगे, खुद अनंत अमित जी या संजीत जी अपने घर में आराम से सोएंगे। तो इसलिए सोएंगे क्योंकि बीजेपी का यह दावा है कि देश की बागडोर इस समय एक मजबूत व्यक्ति के हाथ में है, जिसने अपनी तरह से देश की सीमाओं को और देश के भीतरी व्यवस्था को सुदृढ़ करके रखा हुआ है। मेरा सवाल अब आपसे यह है कि चूंकि सरकार आप चला रहे हैं, ऐसी स्थिति में प्रधानमंत्री को सदन के भीतर, सदन के ही सांसदों से अगर खतरा हो रहा है, तो यह आपकी व्यवस्था का मैं नासूर क्यों ना मानूं? मेरा यह स्पष्ट सवाल है, ना कांग्रेस ना सपा, मैं सरकार से सवाल कर रहा हूं, सरकार के प्रवक्ता से सवाल कर रहा हूं। ठीक है शेखर जी, बड़े अच्छे सवाल है। शेखर जी, पूरे लोकसभा के दौरान जो तस्वीरें निकल के आ रही है, माननीय राहुल गांधी जी के पीछे कौन बैठे हुए हैं? इमरान साहब बैठे हुए हैं। वही इमरान साहब जो कि 14 के लोकसभा के दौरान उन्होंने माननीय प्रधानमंत्री जी के किन शब्दों का प्रयोग किया? मैं टुकड़े टुकड़े, बोटी बोटी, सुन तो लीजिए। और उसके बाद वो जिस तरीके से इशारा कर रहे थे महिलाओं सांसदों को, तो यह प्रमाणित हो रहा था कि पूरा एक षड्यंत्र है। उस षड्यंत्र के तहत, और यदि माननीय लोकसभा स्पीकर साहब ने अगर कुछ सोच समझ के, विवेक के साथ, जो संवैधानिक पद पे बैठा हुआ है, स्पीकर जब होता है तो किसी दल का व्यक्ति नहीं होता है, वो लोकसभा का स्पीकर होता है। वो भारतीय जनता पार्टी के स्पीकर नहीं है, वो कांग्रेस के स्पीकर नहीं है, वो सपा के स्पीकर नहीं है। लेकिन ऐसे सांसदों को आपको सदन में आने से रोकना था या प्रधानमंत्री को रोकना था? भाई जब इशारा हो गया, जब खतरे का इंडिकेशन हो गया, आपके पास मार्शल हैं वहां पे, लोकसभा स्पीकर अपने दायरे से उपयोग कर सकते हैं उनका। आपने प्रधानमंत्री के भाषण को रोक दिया, आपने उन सांसदों पर कार्रवाई नहीं की। नहीं शेखर जी, देखिए, इसका जवाब तो मुझे लगता है कि संतुलित जवाब स्पीकर साहब देंगे। लेकिन जो तस्वीरें निकल कर आ रही थी, उन तस्वीरों से यह साबित हो रहा था कि एक बहुत बड़ा षड्यंत्र रचा जा रहा था। और निश्चित तौर पे अगर वो षड्यंत्र होता तो देश की बदनामी होती, प्रधानमंत्री की बदनामी होती और लोकसभा की बदनामी होती। तो इन तमाम बदनामियों से बचने के लिए यदि अगर ये, और उसी का जवाब उन्होंने राज्यसभा में तो जाकर दिया ना। राज्यसभा में तो देश को, लोगों को बताया। तो राज्यसभा उस जवाब पर तो चर्चा ही नहीं हो रही है अभी। उस जवाब पर तो अमित जी अभी चर्चा ही नहीं हो रही है। मसला हमने यही उठाया है कि संसद का शूल, आप कह रहे हैं राहुल दूसरी तरफ अपने आप की चीजों को, जो बातें वो रखना चाहते हैं, उसको जस्टिफाई कर रहे हैं। अब सवाल यह है कि सरकार आपकी है, तो सारे सवाल, चाहे वो विपक्ष हो चाहे शेखर त्रिवेदी हो, पूछेंगे तो आप ही से। अब ऐसे में जिस तरीके से अगर महिला सांसद बढ़ रही थी, अगर इमरान का इशारा हो रहा था, तो ऐसी स्थिति में लोकसभा स्पीकर को कोई तो डिसीजन लेना चाहिए था। डिसीजन यह आया कि पीएम नहीं बोलेंगे, पीएम अंदर ना आए। यह तो एक अजीबोगरीब स्थिति है। नहीं, इसके पीछे शेखर जी बहुत कहानी है, जो कहानी निकल के आएगी। अभी अविश्वास प्रस्ताव पे चर्चा हो जाने दीजिए स्पीकर पे, वो तमाम बातें कल आई खुलेगी,
और ये देश की जनता भी ये जानना चाहती है, 140 करोड़ जनता ये नजरें लगाए बैठी है कि उस दिन लोकसभा में क्या हुआ। इन सारी बातों की जानकारी मुझे लगता है लोकसभा के स्पीकर निश्चित तौर पे देंगे और देश की जनता को थोड़ा इंतजार ठीक करने है। दीजिए। आप देखिए, कह रहे सब हैं, मैं कुछ इंतजार कर कभी लेता हूं। पानी अभी मैं संजीव जी के पास चलता हूं। संजीव जी, मैं आता हूं। यश जी, संजीव जी, दो चीजें हैं। एक तो आप एड्रेस बता दीजिए। आज मतलब बड़ा अच्छा आपने मुझे यह मौका दिया कि मैं उस किताब को खरीद, मैं तो कई दिन से परेशान था कि राहुल जी वो किताब दिखा रहे हैं, आप लोगों को कांग्रेस के पास एड्रेस है, यह भी पता है कि कौन पब्लिशर हो रहा है, हमें नहीं मिल रही थी। आज आप मिले, आप बताएंगे। यश जी भी खरीदेंगे, आनंद जी भी खरीदेंगे, मैं भी खरीदूंगा, पूरा देश खरीदेगा उस किताब को। आप बस ये बता दीजिए कि वहां ये किताब कितने की और कहां मिल रही है। दूसरी चीज, जो बात अभी बीजेपी की तरफ से आई है, चूंकि एक चर्चा में आप शेखर वार्ता ही देखेंगे तो एक चर्चा में आपके ही पार्टी के एक प्रवक्ता ने अधिकृत रूप से कहा कि शेखर जी ऐसा बवाल होगा, ऐसा स्थिति बनेगी कि गृह युद्ध हो जाएगा। तो अब जितनी बातें चर्चाओं में आती हैं, जो चीजें निकलती हैं, हम तो उसी के आधार पर लेकर के अगला सवाल रखते हैं। तो मेरा सवाल आज आपसे यही है कि एक तो वो किताब कहां मिलेगी, और दूसरा, अगर कांग्रेस के प्रवक्ता खुद ये बात कह रहे हैं कि गृह युद्ध की स्थिति बनेगी, अगर राहुल गांधी जी संसद के गेट पर अपने एक सांसद मित्र को गद्दार कह रहे हैं, तो फिर यह स्थिति बनेगी। अगर वो संसद के अंदर कह रहे हैं कि भारत माता को बेच दिया, तो वो बताएंगे कि हमने कैसे नहीं बेचा। ये स्थितियां अराजक नहीं तो क्या हैं? एक सांसद के मुंह से निकली हुई, नेता विपक्ष के मुंह से निकली हुई ये बातें अगर प्रोवोक करने वाली नहीं है तो फिर क्या है? देखिए शेखर जी, पहले तो मैं स्पष्ट कर दूं कि आदरणीय राहुल जी ने स्वयं अपने वक्तव्य के दौरान नरवणे जी का वो ट्वीट दिखाया है, जिसपे उन्होंने कहा है, नरवणे जी का ट्वीट है, ऑन रिकॉर्ड है, कि ये अब बुक अवेलेबल है, अब इसे आप कोई भी देख सकता है। एक बात तो इसीलिए अब एफआईआर इस मामले में दर्ज हो चुका है, और राहुल जी ने जो बातें कही है देश की सदन के अंदर, कल वो ऑथेंटिकेट करने के लिए तैयार थे, लेकिन माननीय सभापति जी ने स्वयं कहा कि हम ऑथेंटिकेट नहीं कर रहे हैं। तो ये जो जवाब है, आपने जो मुझे सवाल किया कि ये एड्रेस बता दीजिए, स्वयं राहुल जी ने इस बारे में स्पष्ट कर दिया। एक बात। अब मैं आता हूं दूसरे पक्ष के ऊपर, जो आपका दूसरा प्रश्न है कि जो आज वर्तमान परिस्थिति है इस देश की, उस परिस्थिति के अंदर मैं बीच में मैं बात कंक्लूड कर लूं। मैं उस परिस्थिति को बयां कर रहे थे आदरणीय राहुल गांधी जी, उस परिस्थिति का बयां कर रहे थे। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जिस प्रकार से भारत की स्थिति, जिस प्रकार से अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने किया, उन्होंने घोषणा की, जिस प्रकार से भारत का मान सम्मान आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जिस प्रकार कमजोर हुआ है, उसे वह किसी से छिपा हुआ नहीं है। आज अमेरिकी ट्रेड डील पिछले 1 वर्षों से लगातार चल रही थी, लेकिन जिस प्रकार की स्थिति बनी, जिस प्रकार की एप्स्टीन फाइल खुलने के तुरंत बाद आनन फानन में ट्रेड डील की घोषणा अमेरिका के माध्यम से किया गया, यह अपने आप में देश को कमजोर और मजबूर नेतृत्व को दिखाता है कि किस प्रकार मजबूर नेतृत्व है। मैं एक बात, आप क्या राहुल जी ने कौन सी बात गलत कही? रशिया से स्वयं आदरणीय मोदी जी का यह घोषणा था, विदेश मंत्री की घोषणा थी, और स्वयं पेट्रोलियम मंत्री घोषणा थी कि हम रशिया से तेल लेंगे, हम काम करेंगे। लेकिन आज स्थिति क्या हुआ? ट्रंप ने कहा कि आपको रशिया से तेल नहीं लेना है। ये जो आज ड्राफ्ट आया है, जो ड्राफ्ट आया है डील का अमेरिका के साथ, क्या वास्तव में आपने पढ़ा है या आप सुनी सुनाई बात कर रहे हैं? मैं इसलिए पूछ रहा हूं, मैं लेके बैठा हूं, अगर कुछ हो तो बता दीजिए, मतलब उसी चीज का डायरेक्ट सवाल लेकर के मैं चला जाऊं, पॉइंट टू पॉइंट डिस्कस करने तो थोड़ा सा सही रहेगा। वेरी नाइस, बहुत अच्छा। आदरणीय शेखर आनंद जी, स्वयं राष्ट्रपति, अमेरिकी राष्ट्रपति का यह स्टेटमेंट है कि आपको वेनेजुएला से तेल लेना पड़ेगा। यह स्टेटमेंट है। अगर आप डील को एक तरफ लेते हैं, एक एक सवाल पे आ जाते हैं। आनंद जी आप जवाब दीजिए, एक मिनट संजीव जी रैपिड फायर कर लेते हैं, वरना समय निकल जाएगा। संजीव जी जवाब दीजिए इसी सवाल का। जी एक प्रश्न आनंद जी से नहीं, आपका सवाल का जवाब आनंद जी देंगे। आनंद जी,
नहीं, मैं भी जानना चाह रहा था संजीत जी से। संजीत जी थोड़ा बता देते कि आपने वो 11 तारीख का ड्राफ्ट आपने पढ़ा है क्या? संशोधित ड्राफ्ट आपने पढ़ा है क्या? और मैं शेखर जी मैं इनसे पूछना नहीं चाहता हूं अभी एक एक पॉइंट पे आ जाइए। वेनेजुएला से तेल खरीदना है या नहीं अरुण जी? जी कंपल्शन हमने है ये या कहा नहीं? है, हमारी सरकार ने ये कहा है कि जहां से सस्ता तेल मिलेगा वहां से हम खरीदेंगे। ठीक, एक सवाल इसके हो साथ गया। कोई एक मिनट ऐसे ना आगे नहीं। संजीत जी दूसरा सवाल। दूसरा सवाल यह है कि वो क्या कारण थे कि रसिया से तेल खरीदना आपने कम कर दिया या बंद कर दिया? ठीक, आनंद जी। देखिए, हमें जहां से सस्ता और देश हित में था वहां से। दूसरा मैं ये भी कहना चाहता हूं कि 2012 में शेखर जी इनकी सरकार थी, माननीय मनमोहन सिंह जी देश के प्रधानमंत्री थे। अमेरिका से फोन आता है, इराक से तेल बंद हो जाता है, एक रात में देश के लोगों के ऊपर 7 रुपए मामला डाइसी होगा। ठीक ठीक ठीक। तीसरा सवाल मैं समझ गया, मैं आऊंगा, इंटरप्रेट कर दूंगा मैं उसको। तीसरा सवाल संजीत जी आपका। तीसरा सवाल यह है कि ट्रेड डेफिसिट जहां अमेरिका से भारत के पक्ष में था, आज ट्रेड डेफिसिट 5 साल के लिए बाउंड कर दिया है, मैंडेटरी कर दिया है, आपको 5 गुना ट्रेड करना पड़ेगा। ठीक, आनंद जी। उसमें संशोधन हो गया है, उसमें संशोधन संजीत जी हो गया है। 100 के बाद पढ़ लीजिएगा, नहीं होगा तो मैं आपको भेज दूंगा। और बताइए। ठीक, संजीत जी और आगे बताइए सवाल। संजीत जी मैं भारत में एग्रीकल्चर के मामले जिस प्रकार से मक्का, सोयाबीन और अन्य चीजों के मामले में, जिस प्रकार एग्रीकल्चर इक्विपमेंट्स के मामले में और अन्य चीजों के जिस प्रकार टैरिफ और इन चीजों को खोला, एक बात। और दूसरी बात, ठीक है, मैं इसका जवाब नहीं आप रुक जाइए, मैं यश जी के पास भी जाना है मुझे, और हमने इसका जवाब कृषि वाले सेगमेंट का जल्दी से आनंद जी। कृषि वाले में 0% होगा और हम कुछ नहीं करेंगे। उनके यहां से भी जो आएगा उसमें वो चीजें नहीं होंगी जो कि यहां के किसानों को नुकसान होगा। क्लियर है? डेयरी और कृषि पे कोई समझौता नहीं। हमारे देश का चीज जाएगा उस पे हम ये करेंगे, उनके यहां से जो आएगा उस पे 0% है। क्लियर है? ठीक है आनंद जी और संजीत जी, आप इंतजार कीजिए। यश जी बड़ी देर से अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। यश जी अब आप अपनी बात रखें। देखिए, आनंद जी ने जो मेरे सवालों का और आपने जो प्रश्न पूछा उनका जवाब दिया, नरसिंहा राव जी की बात को लेकर के, उनकी समाधि को लेकर के। यही भारतीय जनता पार्टी की सरकार है जिसमें चुनी हुई सांसद जो दलित थी, निषाद समाज से आती थी, फूलन देवी जी, उनकी सबसे सेफ जोन पे हत्या हो जाती है और आज तक हत्यारा पकड़ा नहीं गया। जिसको पकड़ा था वो तिहाड़ जेल जैसे सुरक्षित जेल से तोड़ के चला गया, देश से भाग गया, फिर आकर के हिंदू हृदय सम्राट बन गया और उसको बाहर कर दिया गया, सजा नहीं हो पाई। तो आखिर उस सांसद का हत्यारा कौन? जो डबल इंजन की सरकार थी, उस समय भी उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार थी, कल्याण सिंह जी मुख्यमंत्री थे, देश में अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार थी और चुनी हुई सांसद को सांसद रहते हुए हत्या हुई और अंतिम संस्कार जो राजकीय सम्मान के साथ होना चाहिए था वो इस सरकार ने नहीं किया। ये इनका महिला विरोधी, ये इनका दलित विरोधी चेहरा है कि किस तरीके से चुने हुए सांसद के साथ व्यवहार करते हैं। दिल्ली, लखनऊ में तैयारी हो गई थी, उत्तर प्रदेश में तैयारी हो गई, आखिर किसने आदेश दिया जो ये तैयारी खत्म कर दी गई? ये बड़े सवाल है। दूसरी बात, ये कह रहे हैं कि महिला सांसद हमला करने जा रही थी। वो आक्रमण नहीं था, वो आक्रोश था आपकी नीति के खिलाफ, आपके व्यवहार के खिलाफ। उस आक्रोश को आप आक्रमण का नाम दें या आप असुरक्षा का नाम दें, यही आपका काम है। जैसे अभी पूरी डील की बातें चल रही हैं, भाई जीएसटी भी यही लेकर के आए थे रात में 12 बजे, बढ़ी हुई दरों पे ये लेके आए थे, घटा दी तो उसका भी इवेंट करने लगे कि अब जीएसटी कम हो गया है। वैसे ही आप ये डील की बात कर रहे हैं, ये डील में जितनी ढील दी गई है, आप आने वाले परिणाम में देखेंगे। जिस तरीके से नोटबंदी से देश ने तरक्की करी है, जीएसटी से देश ने तरक्की करी है, पेट्रोल में 35 रुपए 38 रुपए टैक्स केंद्र सरकार वसूल रही है, ये सीधे सीधे जो टोल टैक्स ट्रिपल पी के माध्यम से वसूले जा रहे हैं, जनता की गर्दन पे छुरी लेकर के, जो टकनपट्टी पे रिवॉल्वर लेकर डकैती हो रही है, ये सारी डील और ढील देख रहे हैं कि मित्रों को फायदा पहुंचाने के लिए दूसरा मित्र क्या काम कर रहा है। बड़े बड़े नाम दिए जाते हैं, हमने एयरपोर्ट दे दिया, एयरपोर्ट में कनेक्टिविटी कहां है? जबलपुर हवाई अड्डा है, खजुराहो कितने जहां कनेक्टिविटी जीरो हो गई है, एयरलाइंस बंद हो रही है लगातार। इनके सरकार में रहते हुए कितनी एयरलाइंस, कितनी तरक्की हुई है उस पर बात करिए। इंडिगो का दुर्दशा सबने देखी। तो ये कागजों पे सब गुलाबी गुलाबी दिखाते रहेंगे, कमल खिलाते रहेंगे, लेकिन नीचे का कीचड़ छुपाते रहेंगे।
जो पूरा देश दलदल में कर दिया है, कीचड़ में कर दिया, उसका जवाब इनके पास कुछ नहीं है। चलिए ठीक है, ये अब मैं गुमराह इसका करते जवाब रहेंगे, लेने की रस्सी में कोशिश कर डालते लेता हूं। रहेंगे, आपने खुद ही कह दिया कि जवाब है या नहीं है। वास्तविकता सब दिख रही है। ठीक है आनंद जी, वास्तविकता साफ दिख रही है। जवाब दें। अनम्यूट करिए पहले। शेखर जी, इन्होंने दिवंगत फूलन जी का नाम लिया। ये बताइए 4 से लेके 14 तक में डबल इंजन की सरकार थी, इनकी भी सरकार 2012 में बनी थी, तो इन्होंने उस व्यक्ति को फांसी पे क्यों नहीं चढ़ा दिया? 10 वर्षों में इन्होंने क्या किया? जिम्मेदारी तय नहीं कर 4 से 14 तक में इन्होंने क्या किया? और वो भी अगर वो व्यक्ति आज बाहर है तो न्यायालय के आधार पर, न्यायालय किसी के अधीन नहीं होता, किसी पार्टी के अधीन नहीं होता। पहली बात। यही तो दूसरी बात, डील है। आपने जो तमाम डील है और कोई डील नहीं है सर। मेरा बोल रहे सीधा सवाल है कि उनका अंतिम संस्कार एक सांसद के सम्मान के रूप में क्यों नहीं हुआ? इस सवाल का अरे तो जवाब आपने आपके शासनकाल में उनको क्या सम्मान दिया? अगर वो व्यक्ति बाहर है तो न्यायालय के आदेश पर है या भारतीय जनता पार्टी के आदेश पर है? आप न्यायालय क्यों नहीं बिना गए? मुकदमा चलाए बताइए, भारतीय जनता पार्टी ने उनको छोड़ा या न्यायालय ने छोड़ा? को बिना मुकदमा चलाए आपने सालों साहब, जेल में आपकी रखा। 5 वर्ष तक आपकी उसके महिला बाद को सरकार रही ना सम्मान उत्तर देने का प्रदेश में। काम 10 साल में आपकी डबल इंजन यहाँ पे गई थी यूपीए की सरकार रही ना। और आप आपने कह क्या रहे किया? हैं कि हमने क्या किया? अरे सवाल आपसे, सरकार में देखिए, डबल उस इंजन में दिवंगत आपसे परिवार के साथ भारतीय आखिर जनता अंतिम पार्टी समय हमारी में सहानुभूति अंतिम उन परिवार संस्कार के साथ सनातनी है। परंपराओं का होता है, वो देने से वंचित अगर किसी ने रखा तो आपकी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने देखिए- रखा। यही सनातनी परंपरा है। शंकराचार्य जी को आप स्नान नहीं करने देते त्रिवेणी में, यही आपकी सनातनी परंपरा है। उनको अब बदनाम करना नहीं, तो चाहते हैं। सनातनी परंपरा अश्लील बातें जैसी करने आप लगे उनके जैसे बारे दल में। से सीखने की कितना जरूरत नहीं बदनाम है। करोगे जो भाई? दल ठेकेदारी कांग्रेस के दिखाते हो खिलाफ धर्म जिसकी की। पैदाइश हुई और है, काम कैसे कांग्रेस करते के हो? मुंह गोद में में राम उठाकर बगल में बैठ गई छुरी। है, तो दूसरे को कब कैसे परंपरा और करता कुछ संस्कृति नहीं समझा बताइए। रही है। ट्रिपल पी ये के माध्यम से टोल टैक्स की कैसा वसूली दल जो है कर रहे भाई? हैं, एयरपोर्ट जो की अपने कनेक्टिविटी बापू का बताइए, अपमान कितनी करता एयरलाइंस हो, बढ़ गई। जो अपने पिता का लगातार अपमान मोदी करता सरकार हो, आने के बाद वो व्यक्ति एयरलाइंस हमें बंद सलाह हुई दे हैं, रहा है। चालू हुई है। जो माननीय कोई नेताजी तीन नाम का बता अपमान दीजिए जो करता मोदी हो, सरकार के आने के बाद एयरलाइंस बड़ी चालू जी, हुई हो। आप कैसी बात 3 बड़ी एयरलाइंस बता दीजिए। अच्छा ठीक है, ठीक है यश जी और अनंत जी, थोड़ी देर आप लोगों को लड़ने दिया इसलिए ताकि मतलब फिर ये ना रहे कि हम लोगों को तो आपस में चर्चा करने का मौका ही नहीं मिला। नहीं, नहीं ठीक है, मैं लड़ता नहीं, आपने अपनी बात कही, उन्होंने अपना जवाब दिया, समझ में किसी को क्या सदन आया में- वो तो बाद में सदन में देखा भी हम जाएगा। सवाल पूछते अभी हैं, मुझे लेकिन संजीव ये जी के जवाब पास जाना है, नहीं एक महत्वपूर्ण चीज है संजीव जी, वरना वो सवाल रह जाएगा। देखिए संजीव जी ने बड़ी साफगोई से बता दिया है कि वो पूरा मामला एड्रेस वगैरह कहां, किताब छपी नहीं है अभी तो आप कहां एड्रेस बता देंगे। एक चीज तो ये हमारे दर्शक लगे हाथ में ये जान लें, खुद संजीव जी भी हंस रहे हैं, ठीक है मतलब संजीव जी ठीक है, मैंने मतलब बीच रास्ते में इस बात को ओपन कर दिया कि समय उस पर ज्यादा ना जाया जाए। दूसरी चीज ये है कि ये बीजेपी वाले कह रहे हैं कि आपके सांसद के खिलाफ यानी राहुल गांधी जी के खिलाफ ये विशेषाधिकार हनन का भी मामला लेकर के आ रहे हैं सदन में, और दूसरा जो सब्सटेंसिव मोशन है उस पर भी काम होगा। तो अभी कांग्रेस को क्या लग रहा है कि आप जो लोकसभा स्पीकर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लेकर के जाने वाले थे उसको तो उन्होंने खुद ही सही कराया अपने स्टाफ से कह करके, उसमें गलतियां थी तो उसको उन्होंने खुद ही सही कराया बैठ करके कि इसमें ये चीजें हैं ताकि अविश्वास प्रस्ताव आए तो कम से कम विपक्ष पूरी मजबूती से लेके आए, वो यूं ही खारिज ना हो जाए। उन्होंने अपना काम कर दिया है। अभी बीजेपी विशेषाधिकार सब्सटेंटिव मोशन लेके आए या रुक जाए, क्या करेंगे? मतलब उसमें कुछ सुधार गुंजाइश आप चाहते हैं? नहीं, निश्चित रूप से मैं आमंत्रित करता हूं कि भारतीय जनता पार्टी आदरणीय राहुल गांधी जी के खिलाफ लेकर के आए, ताकि देश की सदन के अंदर ये बात स्पष्ट होनी चाहिए कि राहुल गांधी जी ने जो बातें कही है वह सत्य है और सत्य के आधारित है। पहली बात, देश की अंदर सच्चाई है कि हम इन बातों को कहकर के निकल जाते हैं। राहुल गांधी जी ने कल भी कहा कि मैं ऑथेंटिकेट करने को तैयार हूं, आप आइए ना, हम चर्चा करते हैं। हाँ ठीक है, अगर राहुल गांधी जी गलत पाए जाएंगे, राहुल गांधी जी को उसकी सजा, क्या भारतीय जनता पार्टी ने कौन सी कोर कसर छोड़ी उनकी सदस्यता समाप्त करने में? देश की संसद और देश की संसद के बाहर राहुल गांधी जी के बोले गए बातों को गलत तरीके से पेश करके सजा करा करके उसके बाद अंतिम दम लगा दिया भारतीय जनता पार्टी ने उनको सजा कराने का। लेकिन हमने दम था, हमने मुकाबला किया, हम आगे भी मुकाबला करेंगे आपसे। चलिए आप ठीक है आइए, आनंद जी, आप आनंद लेके जी, आइए, हम मुकाबला करेंगे आपसे। अब मुझे अंदेशा है कहीं बीजेपी ऐसे ओपन चैलेंज पे फंस ना जाए, मतलब कहीं संसद में आप ही के सांसद बैक ना कर जाएं। नहीं देखिए शेखर जी, भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता, भारतीय जनता पार्टी का सांसद एक परिवार की तरह होता है, और भारतीय जनता पार्टी में हमारी जो नीति और
शोध होते हैं वो अपने तरीके के होते हैं, हमारी एक परंपरा है, एक हमारी आधारशिला रखी गई है, उसी के आधार पे हम चलते हैं और पार्टी के निर्णय के साथ होते हैं। हमारे यहाँ इस तरह का नहीं है। पार्टी अब का ये निर्णय देखिए ना अपनी शेखर जगह जी, पे। मेरा सवाल ये है कि जो राहुल गांधी के खिलाफ निशिकांत दुबे जी प्रस्ताव लेकर के आए हैं, बीजेपी उस पर आगे बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी? मतलब इनको आगे चुनाव भी ना लड़ने दिया जाए, ये भी उसमें प्रावधान है, सब्स्टिट्यूटिव मोशन है वो। तो ऐसी स्थिति में बीजेपी अपने स्टैंड पर कायम है या अभी पीछे वो हो जाएगा कि तुम ये वाला मतलब हम ये वाला नहीं लाते, जैसे पहले होता था? देखिए शेखर जी, एक तो कांग्रेस को यदि मान लीजिए निशिकांत दुबे जी ने कोई सवाल उठाया तो कांग्रेस की परंपरा देखिए, आपको अगर अविश्वास प्रस्ताव या विशेषाधिकार लाना था तो उन सांसद पे लाते जिन्होंने बात कही, लेकिन आपने उनके ऊपर नहीं लाए, आप स्पीकर के ऊपर लेकर आए। तो आपकी दशा और दिशा दोनों ही खराब है। स्पीकर तो खुद ही सही करा रहे हैं उसको, वो चाह रहे हैं कि लेकर के तो तुम आओ, गिर ना जाए कहीं, वो तो विपक्ष की मदद कर रहे हैं। इनकी तो मैं आपसे पूछ रहा हूं, आप अपने पे कायम है कि नहीं? वहां तो लोकसभा स्पीकर ने अपना डिसीजन ले लिया कि लेके आओ तुम मजबूती के साथ में। निशिकांत दुबे जी ने इससे पहले भी उनके खिलाफ विशेषाधिकार का नोटिस लेकर आए थे, प्रिविलेज कमिटी में गए थे। तो इस तरह वो करते रहते हैं और निश्चित तौर पे जो मतलब करते रहते हैं। ठीक है यश जी, आप बीच में कुछ कहना चाह रहे थे, जल्दी से कह दे, मेरे पास समय खत्म हो रहा है अब। देखिए सवाल ये उठता है, भारतीय जनता पार्टी एक कई सारे बिल लेकर के आती है, केंद्र में बंद हो जाते हैं और राज्य सरकारें लागू करती हैं। कई राज्य सरकार लागू करती है, कई केंद्र में बंद कर देते हैं। जैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी में पाठ्यक्रम में मनुस्मृति लेकर के वहां बंद हो गई, लेकिन मध्य प्रदेश में मोहन यादव सरकार चला रही है। अब ये यूजीसी पे सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है, लेकिन मध्य प्रदेश सरकार लागू कर रही है। तो ये जो परिवार है, ये परिवार में बड़ा विरोधाभास है, जो अभी परिवार की दुआई दे रहे हैं। चलिए ठीक है, मैं जल्दी से ले लेता हूं, जल्दी। अभी वो अब देखिए परिवार आप ही शब्द ले आए, अभी देखिए वो कहां से कहां पहुंचा पकड़ते हैं। आनंद जी, राष्ट्रीय इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष के साथ ही परिवार जुड़ा है। इस देश में एक परिवार है, माननीय अखिलेश जी का परिवार, जो सिर्फ और सिर्फ तो ये 18 लोग, मैंने इसीलिए कहा था यश जी, मतलब आप नवीन और ये पूरा नहीं, नवीन जी के साथ जो नवीन जुड़ा है, जो भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता थे, वो क्या वो समाजवादी पार्टी के नेता थे नवीन जी? नवीन परिवार से नहीं है। और जो उत्तर प्रदेश के आपने पंकज जी को, जिनको मैं इसकी परिभाषा बताता हूँ यश जी, आप ये बताइए अखिलेश जी के अलावा हम उस पर चर्चा किसी और दिन करेंगे ना। मेरा समय खत्म हो रहा है, एक सेकंड, मैं आखिर में 1 मिनट से मुझे संजीत जी से बस फाइनल क्लोजिंग कमेंट संजीत जी से। मेहनत करी, ठीक है यश जी, बात हो गई सब। भाई 140 करोड़ पर शक न कीजिए, परिवार से नहीं है वो। आपकी बात भी समझ ली और आनंद जी भी मुस्कुरा रहे हैं, उनकी मुस्कुराहट भी अब जो है वो भी समझेंगे। संजीत जी को लेकिन आज मैं बिल्कुल पक्का पकड़ के रखूंगा। संजीत जी, अगर एड्रेस आ गया हो तो बता दीजिए, वैसे मेरे जानकारी में तो किताब छपी नहीं है साहब। मैं ऑन रिकॉर्ड आपके साथ फिर दोहरा रहा हूं, आप कृपया करके मुझे थोड़ा समय दे दें। मैं निश्चित स्वयं राहुल जी ने जब देश की सदन के अंदर रखा ये बातें, वो बात झूठी नहीं है और आपको स्पष्ट रूप से मैं वो एड्रेस और बाकायदा स्वयं राहुल जी किताब लेकर के एक कहावत है, किताब को लेकर के एक बात बोल दें आप यश जी। आप बार बार उनसे पूछ रहे हैं, हाँ, किताब को लेकर के आप बार बार उनसे पूछ रहे हैं। जो सारी बातचीत आई है उसमें यह आई है कि 2 साल से रक्षा मंत्रालय के पास मामला पेंडिंग है, अप्रूवल के लिए रुकी हुई है, जो नरवारे साहब ने कहा। तो मेरा देश का रक्षा मंत्रालय इतना कमजोर है कि किताब पे 2 साल से निर्णय नहीं ले पा रहा है। देश की रक्षा करने की जिसके ऊपर जिम्मेदारी, वे किताब पे 2 साल से निर्णय नहीं ले पा रहा है। आंतरिक सुरक्षा भी कोई विषय होता है या नहीं होता है? ये आंतरिक सुरक्षा से जुड़ा हुआ मामला है, ऐसा है। एक मिनट संजीव जी, मेरे पास समय नहीं है, लेकिन हम अपने दर्शकों को आधे पे नहीं छोड़ के जा सकते। अब 1 मिनट, आप सभी साथी हमारे साथ बने। जिन सैन्य अधिकारियों के पास संवेदनशील और गोपनीय जानकारियां होती हैं, वो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट और अन्य रक्षा नियमों के तहत आते हैं। इन नियमों में रिटायरमेंट के बाद भी कोई अधिकारी बिना सरकारी अनुमति के ऐसी जानकारी प्रकाशित नहीं कर सकता जो राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ी हुई हो। और इस तरीके का यह मामला कोई पहला मामला नहीं है, हमारे दर्शकों को यह चीज जान लेनी चाहिए। नेहरू से लेकर के और अलग अलग समय पर बहुत सारे ऐसे प्रकरण हैं, चूंकि आज समय खत्म हो रहा है, जिसमें इन चीजों का जिक्र मैं आऊंगा। मैं इन चीजों का भी चर्चा किसी और समय कर लूंगा। ये चीज, ये लीक करने वाली जो परंपरा है किताब की, ये भी उचित नहीं है। यश जी, आप ऐसे फिर कोई बात नहीं पूरी होती है, हम उस पर प्रॉपर चर्चा कर लेंगे। आप हमारे सम्मानित अतिथि हैं,
आपकी बात है, हम किसी दिन उसी पे किताब चर्चा को कर लेंगे। लेके बहुत चर्चा हुई ना, आपने बहुत बार-बार सवाल पूछा, तो सवाल ये उठता है कि आखिर रक्षा मंत्रालय उस किताब पे निर्णय क्यों नहीं ले पा रहा, मोदी सरकार निर्णय क्यों नहीं, अगर या तो निर्णय खारिज नहीं कर ले दे कि पा किताब रहा है नहीं तो ये छपेगी। सरकार का विषय है। उस चीज को लीक करके किसी जगह से छपा करके और पब्लिक डोमेन में इस तरीके से लाना, ये भी देश के लिए उचित नहीं है। यश जी, इतनी बात तो मैं अपनी तरफ से कह सकता हूं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी, नहीं, संजय शेखर जी जी, आपका इंडियन भी, एक्सप्रेस में आनंद जी बहुत आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। शेखर जी। ये चीज नहीं हो सकती है। ऐसा नहीं हो सकता है कि अगर किसी चीज को हमारे किसी मंत्रालय ने या सरकार ने ढांप करके रखा है तो उसके बाद दूसरी जगहों से उन चीजों को लीक करा दिया जाए और देश पे उन सवालों को ला करके खड़ा किया जाए जिसका अभी फिलहाल कोई सिर या पैर नहीं है। पब्लिक डोमेन में वही चीज आती है या लाई जानी चाहिए जिसको लेकर के देश में कोई ऐसी स्थिति ना बने, कम से कम देश के भीतर छोड़िए, देश के बाहर दुश्मन देश या अड़ोसी पड़ोसी से हमें खतरा ना हो। इतनी बात ध्यान में सभी को रखनी चाहिए। रही बात इस पूरी चर्चा में, जो संसद का शूल है वो शूल इस तरीके का है कि चाहे सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो, दोनों अपनी अपनी जगह से पीछे हटना नहीं चाहते। लेकिन यकीन मानिए इस चर्चा में इशारा इतना जबरदस्त मिला है कि ये पीछे हट जाएंगे ना। वो विशेषाधिकार का प्रस्ताव आया तो गिरेगा ही, और दूसरा जो अविश्वास प्रस्ताव है वो आ जाए तो बड़ी बात है। तो कुल मिलाकर के जो सामने से दिख रहा है वो है पब्लिक के बीच में नैरेटिव सेट करना। वो सेट कर रहे हैं, हम चर्चा कर रहे हैं, वार्ता कर रहे हैं, आप देख रहे हैं। यही सच है, यही सच है इस समय का। नमस्कार।